हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी के फॉर्म आ चुके हैं। इसमें जितने भी नॉर्मल भाई बहन और दिव्यांग भाई बहन अप्लाई करना चाहते हैं, जो आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दिव्यांग जनों की कितनी सीट है, नॉर्मल जनों की कितनी सीट है, कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कितनी एज मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इन सब बातों से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। कब से शुरू हो गए हैं, कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये सब चीज़ें इसमें वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो जितने भी दिव्यांग भाई बहन या नॉर्मल भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लेवल की या और बहुत अच्छे पद पे वो जाना चाहते हैं और वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार के स्थायी निवासी है उन लोगों को बेनिफिट इसका मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के लोगों को यहाँ पर जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो जितने बिहार से दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और अगर वो सही में तैयारी कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है, किस पोस्ट पर किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ है। जितने भी नॉर्मल भाई बहन हैं वो आराम से यहाँ पर देखते रहेंगे। मैं दिव्यांगजनों का बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर वो है अनुबंध पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासन सेविक, यानी सब डिविजनल ऑफिसर और सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ये पहली पोस्ट है। इसमें अगर मैं दृष्टिबाधित दिव्यांगों की बात करूँ तो उनकी एक पोस्ट है। डेफ वाले जो एचआई वाले हैं उनकी भी एक पोस्ट है। ओएच कैटेगरी में जो एलडी कैटेगरी वाले हैं लोकोमोटर, उनकी एक पोस्ट है। और एमडी कैटेगरी वाले मल्टीपल डिसेबल्ड, और उसमें कई सारी कैटेगरी आ जाती है, उसमें भी एक पोस्ट है। यहाँ पर न्यूनतम आयु इसमें चाहिए 22 वर्ष। बाकी मैक्सिमम कितनी चाहिए वो मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद अपर निबंधक, संयुक्त अपर निबंधक मतलब सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इसमें दिव्यांगों की सीट नहीं है, इसमें नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। और श्रम अधीक्षक यानी लेबर सुपरिटेंडेंट, इसमें भी दिव्यांगों की पोस्ट नहीं है, इसमें नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट है कैन ऑफिसर यानी ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में। यहाँ पर डेफ की एक पोस्ट है। जो एचआई वाले हैं उनकी यहाँ पर एक पोस्ट है। फिर इससे आगे अगर हम देखें तो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, राजस्व अधिकारी एवं इसके समकक्ष, और तो इसमें ओएच की एक पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की एक पोस्ट है। यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो इसमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यानी जो ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर होते हैं उनकी यहाँ पर डेफ के लिए एक पोस्ट है। फिर आगे जो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यानी कोऑपरेटिव एक्सटेंशनल ऑफिसर जो होते हैं ना, उनकी यहाँ पर वीआई की 5 पोस्ट है। और डेफ वालों की, एचआई वालों की भी 5 पोस्ट है। ओएच लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों की 4 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसके अलावा प्रखंड अनुजाति एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिकारी होते हैं उसमें पोस्ट नहीं है। हाँ, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अगर इसमें देखें ये वेलफेयर माइनॉरिटी वेलफेयर में, यहाँ पर वीआई की 5 पोस्ट है और डेफ वालों की भी 4 पोस्ट है, ओएच वालों की भी 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल बात करूँ तो दिव्यांगजनों की यहाँ पर वीआई वालों की 11 पोस्ट है, डेफ वालों की भी यहाँ पर 12 पोस्ट है, ओएच कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 11 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड के अगर कोई है तो उनकी भी यहाँ पर 12 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें इसमें वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी जो होते हैं, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसमें दिव्यांगजनों में डेफ की एक पोस्ट है, ओएच वालों की भी एक पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी एक पोस्ट है। अब देखो, इसमें जो दृष्टिबाधित वाले हैं वो मैंने बता ही दिया, वीआई की कितनी है और एचआई की कितनी है और एमडी और ओएच की कितनी है। तो इसमें इसका मतलब दृष्टिबाधित वाले अप्लाई कर सकते हैं, एचआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओएच वाले हैं मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड जो है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप बीएल हो, ओए हो, ओए कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, अब इसमें अलग अलग नहीं लिखा है तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी ओएच कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो बीएल हो, ओए हो, ओएएल हो, या इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एमडी वालों में भी मनोविकार दिव्यांगता या बहुदिव्यांगता या एसडी वगैरह जो इस तरीके के दिव्यांग है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करूं अगर मैं, तो ये 1250 पोस्ट है टोटल। अब देखो,
जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो या इसके समतुल्य कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष था उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। तो क्वालिफिकेशन आप समझ गए, तो केवल आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी है। बिहार के बाहर के निवासी जितने भी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर एज अ जनरल क्वालिफाइड किए जाएंगे। और बिहार के जितने भी भाई बहन हैं, दिव्यांग हो या नॉर्मल, उनको यहाँ पर अपना जात प्रमाण पत्र वगैरह और स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है, वरना उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है कि अगर आप 40% से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4% का क्षैतिज आरक्षण इसमें दिव्यांगों को दिया गया है। लेकिन अगर कोई भाई बहन ऐसे हैं कि वो 40% से कम हैं तो भी एनेक्सर वगैरह इसमें सब दिया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको दिव्यांगता ऐसी है कि उसमें आपको सुरुत लेखक मतलब स्क्राइबर राइटर की ज़रूरत है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें राइटर का ज़रूर यस कर देना, आपको राइटर भी मिलेगा। इसमें आपकी एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो अनारक्षित मतलब जनरल के पुरुष है तो उनको 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला उनको 40 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है, जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें जो फीस लगने वाली है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फ़ीस है। बाकी केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 है, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए भी 150 है। और दिव्यांग अभ्यर्थी वो बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, कहीं के भी हो, उनकी सबकी जो फ़ीस लगने वाली है उनके भी 150 रुपये फ़ीस लगने वाली है। बाकी अन्य सभी उम्मीदवार जो है जैसे बिहार से बाहर के हैं तो उनके भी सबके 600 रुपये ही लगेंगे। बाकी आप दिव्यांग कहीं के भी हो, आपके 150 रुपये ही यहाँ पर लगने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी भाग 1, ठीक है। उसमें 150 अंक के कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो MCQs बेस होंगे, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। इसमें लिखा है प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब इसमें देखो, आपको जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 40% लाना ही लाना है, पिछड़े वर्ग वालों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों को 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति और महिला तथा जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 32% इसमें लाना ही लाना है। जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, उसमें देखो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका सब कुछ पूछा जाता है, जैसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था आज़ादी के पश्चात, और बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में इतना सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी मुख्य लिखित परीक्षा होगी भाग 2, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30% लाना ही लाना होगा। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा, जो MCQ बेस होगा। उसके बाद में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, इसमें 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें भी 300 अंक, और निबंध, इसमें भी 300 अंक आपको मिलेंगे। बाकी ये पूरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाएगा, कितना क्या रहेगा। कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विभाग, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब कुछ आप इतना तो जानते ही होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में जब आप इसमें पास हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा आपका, तब आपका इंटरव्यू होगा और आपको सिलेक्शन फिर बाद में मिल जाएगा। ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 2/6/2025 से, मतलब 2 जून से, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है,
केवल और केवल 28 से 30 दिन का ही समय दिया गया है, यानी 30 जून 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं या आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हैं। आप अपने से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें चीज़ों को आप अच्छे से देख लेते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ये भी बता दो, तो मैं उसकी भी लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी इसमें कुछ अब ऐसा बताने वाला है नहीं है, तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।